हेलो हाय नमस्कार। सो पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए थे। तो बहुत बच्चों ने फिर से कुछ बोला है कि मैम और भी बता दो, और पेडागोजी में कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे करने हैं। तो हम उस पर आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको नोटिस भी दिखाती हूँ कि क्या है नहीं है। एंड उसके साथ हम एक पॉइंट कर रहे थे, दैट इज़ हमने 3 पेपर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिया था। तो उस बेसिस पे डाउट नहीं रखना है, करते जाना है। आपको बार बार एक चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो नोटिस मैं दिखाने वाली हूँ, ये नोटिस मई मंथ में आया था सेकेंड ईयर बच्चों के एग्ज़ाम से बिफोर। उनके अकॉर्डिंग और उस नोटिस के अकॉर्डिंग एज़ पर द नोटिफिकेशन आप लोगों का एग्ज़ाम उसी के बाद हो रहा है। तो चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आप लोगों का भी यूनिट वाइज सिलेक्शन ना करना पड़े। आप लोग रेंडमली कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपीयर कर सकते हैं। बाई चांस का बात बोलूँ, फिर भी आप लोगों को मैं सलाह दूंगी कि आप लोग स्किप ना करो। हर एक यूनिट से जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है वो टॉपिक आप स्किप करके बाकी सारे टॉपिक्स को कम ज़्यादा हो पढ़ के जाया करो। जो टॉपिक्स आपको इजी लग रहे हैं एंड प्रिपरेशन में कम टाइम लेता है, उसको बाद में पढ़ो, लास्ट के तरफ पढ़ो, जब नींद आ रहा है पढ़ो, बिकॉज वो इजी है, आपको रिमेंबर्ड है। एंड जो आपको टॉपिक्स रिमेंबर नहीं है या नहीं हो रहा है तो उसको रिपीटेडली पढ़ो, रीड आउट करो, उसको लिखो, प्रैक्टिस करो। कि प्रैक्टिसिंग आपको हैबिट रहना चाहिए, अदरवाइज एग्ज़ाम के टाइम पे 3 घंटा लिखने के बाद हाथ दुखेंगे एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो अभी से मैं आपको आइडिया देती हूँ कि हर दिन आप लोग एटलीस्ट 8-10 पेज करके लिखना स्टार्ट करो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको तरीका भी पता चलेगा, आपको अंडरलाइन करना है, ये सब कुछ पता चलेगा। सो चलो अभी हम चलते हैं नोटिस के तरफ कि नोटिस दिखाऊँ, दैन आपको मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अदर पेपर्स के हैं आज वो बता देती हूँ। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। चलो जो मैं नोटिस का बात बोल रही थी आपको दिखाऊंगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। ये देख लो क्या मेंशन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नोटिस है आपके पास जो मेंशनड है। ठीक है, ये नोटिस है आपका। तो यहाँ पे मेंशन है सब्जेक्ट में क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेम्प्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी एग्जाम कमेंसिंग 17/5/2022 ऑनवर्ड्स। तो 17/5 के बाद से जो भी एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अभी का ये नोटिस नहीं है, 17/5 का ही है। वहाँ पे मेंशन है क्लियरली, डियर सर मैडम विथ रेफरेंस टू दैस, ये आपका लेटर नंबर है कि लेटर नंबर मेंशन है। डेटेड 12/5/2022 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, उसके ऊपर ये रेफरेंस बनाया गया है कि इन दिस connection it is hereby clarified that point number 10 has been withdrawn। क्वेश्चन आपका 1 to 10 आता था, तो 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन, 10वां नंबर का जो क्वेश्चन था उसको हम विड्रॉन कर रहे हैं। तो हमारे पास बच गया 1 से 9। ठीक है, राइट, 1 से 9 बचा है। एंड द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग यूनिट वाइज क्वेश्चन। आप 1 से 9 के अंदर कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप को यूनिट वाइज सिलेक्शन नहीं करना है। हो गया। ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में ड्यूटीज़ में जो मेंबर्स हैं, डेप्यूटीज़ जो भी मेंबर्स हैं, उनको बताया गया है, स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करने के लिए बोला गया था। तो ये इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर जो भी क्वेश्चन पेपर। तो मैंने बोला ये सेकेंड ईयर बच्चों के लिए था, मतलब सेकेंड ईयर से बिफोर आया था, इसलिए सबने सोचा सेकेंड ईयर का। इसलिए कॉलेज भी कंफर्म नहीं है, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो भी कि आप लोगों का एग्ज़ाम यूनिट वाइज पैटर्न में होगा। हो भी सकता है, मे बी चांसेस है, बट कोई भी नोटिफिकेशन और इसके बाद नहीं आया है। तो हम दोनों ऑप्शन से चल सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप सारे यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाए, इंपॉर्टेंट बाय जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको ओनली एक एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं हर एक यूनिट से। ये है पॉसिबिलिटीज़, इतना कर सकते हैं। चलो अभी क्वेश्चन पेपर में चलते हैं, क्या क्या हमारा इम्पॉर्टेंट है पेपर 4A B
5 एंड पेडागोजीज में कुछ कुछ देखेंगे। पेडागोजीज का मैं ओवरऑल बताऊंगी, सारे पेपर का बताऊंगी इम्पॉर्टेंट वाइज, आप लोग प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। ओके सो अभी हम पेपर 3 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, तो पेपर 4 आपका पता है आपको कि कोर्स 4 ए है एंड बी है। ओके सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अभी कि दैट इज़ देखो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कोर्स कोड ऑलवेज याद रखो, एंड इसका फुल मार्क्स है 50, आपको अटेंड करना है 40, इंटरनल आपको दिए जाएंगे, गिवन होंगे। अच्छा अभी इसके बाद का पॉइंट ये है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया था इस पेपर के अकॉर्डिंग, सो प्लीज़ उसे भी फॉलो अप करें। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ बट उसे भी प्लीज़ फॉलो अप करें, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली मोड पे आता है बट वो पेपर में मेंशन नहीं होता। तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का सिलेबस डिस्कशन वीडियो भी आप दे सकते हो, या फिर फर्स्ट लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का जो क्वेश्चन है कंसेप्ट मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, उस वीडियो को देख लो, वहाँ पे क्लियरली मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था इम्पॉर्टेंट वाइज, और क्या क्या एक्स्ट्रा मेंशन करना है उसको भी बोला था। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट थिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मीनिंग नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। तो आप ना ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये दोनों में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद फंक्शंस हैं, then language across curriculum, relationship with language and learning, and role of a subject teacher। role of a subject teacher that means language teacher का रोल क्या है। आप एक मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम में या मल्टी लिंग्वलिज्म जो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं मल्टी लिंग्वलिज्म, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक मल्टी लिंग्वल क्लासरूम में एक मल्टी लिंग्वल टीचर ही चाहिए। बाईलिंगुअल टीचर जितना अच्छे से पढ़ाएगा उससे बेटर पढ़ाएगा एक मल्टी लिंग्वल टीचर। तो उनके रोल के बारे में लिखते हैं यहाँ पे, रोल ऑफ ए टीचर, role of a teacher in the classroom of multilingualism, or how to deal with the society with a particular language। एक क्लासरूम में क्या क्या होते हैं, कौन से अप्रोच के थ्रू यहाँ पे बात कर सकते हैं या कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। तो आपको सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, यूनिट 1 के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आपका इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट और ये पार्ट। फंक्शन तक भी कर लो ना, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके और भी चलते हैं, यहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं एट ए टाइम बोलती हूँ, यहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एट ए टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करते हैं। सो यहाँ पे जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिए मैं मेंशन करती हूँ कि फर्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, राइटिंग। इसको हम बोलते हैं LSRW। LSRW ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लो। इसके अंदर क्या मेंशन है, सब स्किल्स है, बुक के अकॉर्डिंग मत जाओ क्योंकि उतने टॉपिक्स मेंशन नहीं होते हैं। मेरे टाइम पे भी मैंने LSRW सिंपली हर एक पॉइंट से, जैसे कि LSRW है तो उसमें क्या क्या लिख सकते हो, उसका LSRW का जैसे कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है, कहाँ से वो आया है, दैट मीन्स उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से बॉडी का पार्ट्स को हम ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होते, ओरल को या फिर विजुअल को या हियरिंग को या फिर जस्ट लाइक ब्रेन को, कौन से पार्ट इसको एक्टिव करता है। इसका अगर मैकेनिक्स अगर कभी लिखते हो तो मैकेनिक्स मीन्स मैकेनिज्म, जहाँ पे वॉइस का रिदम या फिर हम लोग देखते हैं कि स्पीड, पेस ऑफ योर हैंड और कैसे हैंड मूवमेंट्स करते हो, जेस्चर है, उसको लिखा जाता है। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स लिख सकते हो या फीचर्स, दैन इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि LSRW में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि LSRW को डेवलप करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं एट ए टाइम सारे क्वेश्चंस का बता रही हूँ, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर 4 लॉन्ग क्वेश्चन सब ये 3 कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 कर लो, इधर कन्फर्म रहेगा, उधर यूनिट 1 का 1 एंड 2 पॉइंट कर लो, बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा हैवी नहीं पड़ेगा। अभी नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेपर में जाते हुए हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पेपर आता है 4B, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ही आपका एक ही दिन होगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के साथ ही 4A, उसके बाद ही है 4B। जैसे कि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है अगर 2 बजे, सो 3:30 बजे 4A ख़त्म हो जाएगा, 3:30 से 5 बजे का टाइमिंग है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का। इसका भी 40 मार्क्स का अटेंड करना है आपको। एंड यहाँ पे देख लो क्या क्या क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले ही मैंने ये कंप्लीट करवाया है सारा नोट्स,
तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे जितना लगता है। तो यहाँ पे मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 ही यूनिट है, 2 यूनिट में टोटल क्वेश्चंस हैं 7 और 8, इतने में हो जाते हैं कंप्लीट। टोटल है मतलब मेरे अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चंस जाएंगे, अदरवाइज 7 क्वेश्चंस ही आपको दिखेंगे। 7 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्स मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, जो हिस्ट्री देखोगे कि सब्जेक्ट का इवोल्यूशंस कैसे हुआ या इवॉल्व कैसे हुआ, उस पॉइंट पे जाता है। रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम, यहाँ पे करिकुलम एंड स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ता है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट है इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसॉफिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ छोड़ के मत जाना, इसको जैसे भी कंप्लीट करके जाओ, पूरा पानी जैसा प्रैक्टिस कर लो, जैसे माइंड पे रहे। देन इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मैथड्स। इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मैथड्स आप अगर यहाँ करते हो ना, तो आपका मैथड्स पेपर जो है उसमें भी हो जाएगा। मैंने और एक्स्ट्रा भी नोट्स नहीं दिया इसके लिए, क्योंकि टीचिंग मैथड्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेक्चरिंग मैथड, प्रोजेक्ट मैथड, डेमोन्स्ट्रेशन कम लेक्चरिंग मैथड, बहुत सारे मैथड्स को मैंने पढ़ाया था, उतना करने से भी हो जाएगा। अगर टीचिंग मैथड और जानना चाहते हो तो मेरे पास और भी चार्ट है, मैं दे सकती हूँ, प्रोवाइड कर सकती हूँ, पर इतना इनफ है। सो इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट आता है, दैट इज़ मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन और रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। सो यहाँ पे पॉइंट देखो कौन सा करोगे। सबसे मैंने इंपॉर्टेंट बोला टीचिंग मेथड का एक कर लो, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ये वाला भी कर लो, एंड मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन कर लो। स्कूल करिकुलम यहाँ पे करोगे, आपके मेथड्स में भी है, आपका हो जाएगा एट अ टाइम। ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये एंड इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेडागोजीज में हेल्प करने वाला है। तो अगर ये कर लेते हो तो यहाँ पे भी हो जाएगा। देखो फिर डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपके अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूँ, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक कर लो। टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन कैसे होता है, पुष्पिता मैम एंड अदर कुछ स्टूडेंट ने बोला था मैम टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक जब लिखते हो तो टेक्स्ट बुक में व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट बुक, क्या समझते हो टेक्स्ट बुक का, उसका भी एक आध डेफिनेशन दे सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो कि एक टेक्स्ट बुक में होना क्या चाहिए, आप क्या कंसेप्ट बेस्ड होगा या इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, फैक्चुअल बेस्ड होगा, क्या होना चाहिए। उसके साथ आपका जो, जब आप टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करते हो या टेक्स्ट बुक को पब्लिश करना चाहते हो तो उसमें क्या डिपेंड करते हो, या फिर आप जब बुक खरीदते हो तो क्या क्या नोटिस करते हो, उसका कवरिंग कैसा है, पेज क्वालिटी कैसा है, कौन से सिलेबल को हमने यूज़ किया है, कौन से फॉन्ट साइज़ हैं, देन कौन से ऑथर हैं या राइटर हैं, कैसे उन्होंने प्रीफेस दिया है, बिब्लियोग्राफी दिया है, उस पॉइंट को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक हो गया। जर्नल एंड मैगजीन को मैंने डिफरेंस पॉइंट पे रखा है क्योंकि वो बहुत रेयर आता है, रेयर। तो अगर सपोज कभी बाई चांस आपको लगा कि टेक्स्ट बुक करके जा रहे हो, मैगजीन जर्नल नहीं करके जा रहे हो, इट्स ओके, बट मैगजीन जर्नल का ओनली डिफरेंस को समझ लेना कि कौन सा डिफरेंस पॉइंट है। सो यहाँ पे मैंने बोला कि आप ओनली ये समझ लेना कि कौन सा डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है, कौन सा डिफरेंट है कौन सा नहीं है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस बेसिस पे यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक कर लो, अगर मैगज़ीन जर्नल का ओनली डिफरेंस पॉइंट जान लेते हो, और टेक्स्ट बुक का जो पर्सन ने लिखा या उसका फॉन्ट साइज जो आप चेक करते हो क्राइटेरिया में, सेम चीज़ आप मैगज़ीन और जर्नल में भी लिख सकते हो। अभी रहा रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, तो यहाँ पे NCERT SCERT है, इसलिए मैंने बोला था टोटल आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं। NCERT SCERT के अंदर मतलब लास्ट
4-5 ईयर्स से एवरी टाइम NCERT आएगा, उसके ऑपोजिट में SCERT आएगा, नहीं तो दोनों सेम भी आ सकते हैं। NCERT 2 टाइम्स आ सकता है, SCERT भी 2 टाइम्स आ सकता है। तो NCERT SCERT कंफर्म करके जाएंगे, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करोगे, करिकुलम सिलेबस करोगे, बाकी पॉइंट्स अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड कर लो, एंड इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द फिलोसॉफिकल सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट कर लो। आपके बुक में जो है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मेरे वाले नोट्स को पढ़ लेना, आपको ईजी लगेगा थोड़ा। एंड पॉइंट्स को सुनो, सुनने से याद रहेगा ज़्यादा। एंड मीनिंग नेचर टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन कर लो, बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये पेपर है आपका, ये भी पेपर है आपका 50 मार्क्स का। आउट ऑफ दिस ओनली आपको 40 अटेंड करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करते हैं, देन यहाँ पे लिखते हैं। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, जेंडर स्टडीज़ कंसेप्ट एंड थ्योरीज, 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग है कंसेप्ट आपको मेंशन करना है। तो कंसेप्ट में कंसेप्ट ऑफ जेंडर, पेट्रियार्क और पेट्रियार्की, मॉस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म, इशूज मॉस्कुलिनिटी, इशूज ऑफ मॉस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में से दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। अभी अगर थ्योरीज़ को आप स्किप करना चाहते हो इस पॉइंट के लिए, तो थ्योरीज़ इस पॉइंट पे अगर स्किप करते हो फिर से तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे लिखना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में डालना पड़ेगा। तो इक्विटी, इक्वालिटी एंड ये 4 थ्योरीज़, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओनली अगर कहीं पे भी नीड एंड इम्पॉर्टेंस आता है वो शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में लिखो, 1-1.5 पेज का नोट दी हूँ। अदरवाइज इक्विटी इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आया मतलब ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, शॉर्टकट में लिखना, 8 पेज जैसा हो। एंड ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। कोई एक को कंपैरिजन करके पढ़ लो, क्योंकि मैंने शॉर्ट दिया है, स्किप करना चाहते हो वो पॉइंट स्किप कर सकते हो। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके नेक्स्ट बात ही है जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन एंड प्रैक्टिसेस। जेंडर आइडेंटिटीज़ पॉइंट हम लोग कंसेप्ट ऑफ जेंडर में ही पढ़े थे, तो वहाँ से आप डेफिनेशन ले लोगे। नेक्स्ट पार्ट उसका है सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फैमिली, स्कूल एंड फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशलाइजेशन, ये आपने पेपर 1 में पढ़ा था CDP में। तो आपका जो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी मेंशन जो है उसी को आप यहाँ पे लिख दोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जेंडर इक्वालिटीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़। ये 2 क्वेश्चन एट ए टाइम आता भी है, एट ए टाइम नहीं भी आ सकता, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप यूनिट 3 को अगर यूनिट 2 को अगर पूरा बहुत अच्छे से करते हो तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे पूरा। एंड यूनिट 1 का अगर सोशलाइजेशन आप वहाँ पे पढ़ लेते हो और यूनिट 1 का ये पार्ट स्किप कर लेते हो तो चल जाएगा, हो जाएगा। आपको बाकी आप स्किप कर सकते हो, ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड एडोलेसेंस स्किप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। अभी नेक्स्ट में आपके पेडागोजीज़ हैं, तो पेडागोजीज़ का साइंस पार्ट है। तो यहाँ पे ना ऑलरेडी आप लोग अगर देखते हो तो यहाँ पे जो कोर्स आउटकम्स रहता है उसको अगर कभी अच्छे से पढ़े हो ना, वहाँ पे जो जो पॉइंट्स मेंशन रहता है कि ये पॉइंट्स ना सारे पेडागोजीज में सेम होते हैं। जैसे कि पेडागोजी हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, वो सेम होते हैं। तो हम आ जाते हैं पॉइंट, उस पॉइंट को डिस्कशन करते हुए। चलो, सारे पेडागोजीज का जो कॉमन चीज़ है मैं वो आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग उतना भी करके जाओगे तो 90% आप अटेंड कर सकते हो। एंड आपको मार्क्स अगर मेरे अकॉर्डिंग आप अटेंड करते हो तो आपको मार्क्स 70 से लेके 80% के अंदर मिल जाएगा। तो अदर आपका ये सारे जनरल पेपर कंप्लीट हो गए। अभी हम बात करें पेडागोजीज़ के ऊपर। तो पेडागोजीज़ जो है ना कितने हैं, देखो पेडागोजी इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस में अगेन डिवीज़न हो रहा है, कॉमर्स आ गया, दैन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूज़िक, संस्कृत, हिंदी, दैन सोशल आपका सोशल साइंस के बाद हाँ नॉर्मल साइंस आ गया। नॉर्मल साइंस के साथ साथ और भी है, दैट इज़ बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, बहुत सारे आपके पेडागोजीज़ हैं। अभी पेडागोजीज़ का जब बात आता है तो सुन लो,
कॉमन पॉइंट सुन लो, जो आप लोग सोचते हो कि मैम ने नोट्स नहीं दिया या कुछ नहीं हुआ, तो आपको पॉइंट्स में बता दूँ। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं आपके पेडागोजीज़ के, वो है कि बच्चों को सही तरीके से वैल्यू सिखाना, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आते हैं वो सबके लिए सेम होता है। मीनिंग, नेचर, स्कोप, जितने भी साइंस के हैं, सोशल साइंस, साइंस, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इतने के जो मीनिंग, नेचर, स्कोप है ये सेम है। एंड इसका जो आप स्कोप, मीनिंग, नेचर कर रहे हो, मीनिंग एंड मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट के ऊपर हम लोग मीनिंग लिखते हैं। जैसे कि फिजिकल साइंस, तो उसका मीनिंग क्या है, अलग लिखोगे। अगर म्यूजिक का है तो उसका अलग लिखोगे। ये पॉइंट पे ही डिफर करेगा। बट स्कोप, स्कोप होता है कि हम कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से फील्ड में उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे आपका एक का स्कोप पढ़ोगे तो सब में आप यूटिलाइज कर सकते हो। लैंग्वेज का स्कोप अलग होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट का स्कोप सेम होता है ऑलमोस्ट। ओके, अभी ये पॉइंट से ये क्या, फर्स्ट यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड बस इतना कर लोगे ना, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट में मिल जाएंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कोरिलेशन रेयरली करो, नहीं करोगे तो चलेगा। सेकेंड यूनिट में सबका बोल रही हूँ, सेकेंड यूनिट में आता है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस एंड उसके साथ है लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को यहाँ पे माइक्रो स्किल्स और स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, स्किल ऑफ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग, ऐसा मेंशन है। सो बच्चे, आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये जो पेडागोजिकल एनालिसिस से पहले कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं ना, जैसे कि सोशल साइंस में है मैनेजमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोवर्टी या पॉपुलेशन, ऐसा है। बायोलॉजिकल का अगर फोटोसिंथेसिस है या फिर ट्रांसपिरेशन है, रेस्पिरेशन है, ये टॉपिक्स हो गए। मैथ्स का वैसे ही रंबस के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको सबको नहीं पढ़ना है, ये आपके एग्जाम्स में उतना ज़्यादा आता भी नहीं है, रेयर में आता है। आपको सिर्फ टॉपिक के बारे में जान के जाना है, क्योंकि उस टॉपिक के बेस्ड पे ही आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करना है। उसमें क्या नोट ढूंढ रहे हो, उसको नोट ही नहीं ढूंढते हैं, उसको सिर्फ रीड आउट करके चलते हैं, याद तो नहीं करना है। रोड लर्निंग थोड़ी करोगे, आप लोग इतना सारा अपने ऑनर्स से पढ़ के आए हो तो आपको तो इन्फॉर्मेशन पता है। आप ओनली उसको गैदर करोगे कि हाँ मुझे ये पॉइंट सारे पता हो गए, अभी अगर मैं पेडागोजिकल एनालिसिस लिखता हूँ तो वहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ। अभी देखो, लेसन प्लान में भी सेम वही टॉपिक्स को लेसन प्लान में भी आप मेंशन कर सकते हो। अभी क्या होता ना, एग्जाम में दोनों आते थे, पेडागोजिकल एनालिसिस और उसके और में लेसन प्लान आता था। तो आप सोच लो आप जिसमें बेटर हो, क्योंकि लेसन प्लान जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान और स्कोप ऑफ लेसन प्लान, ये पॉइंट तो शॉर्ट में भी आ सकता है, बट ये पेपर सारे कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो आपके पास दोनों चांसेस हैं कि अगर सपोज कि लेसन प्लान नहीं हो रहा तो उसको शॉर्टली प्रिपेयर कर लेते हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस अच्छे से समझे हैं हमने, मैम ने अच्छे से पढ़ा है, तो उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं कोई भी एक टॉपिक के बेस पे कि हम पेडागोजिकल एनालिसिस करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि टॉपिक गिवन होता है, ऑलरेडी टॉपिक गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में, और समटाइम्स क्या होता है वहाँ पे बोलता है एज पर योर चॉइस एनी एग्जाम्पल्स को लेके आप प्रिपेयर करो। बस इतना ही है जिसने प्रिपेयर किया। पेडागोजिकल एनालिसिस में याद रखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत कुछ बोलेंगे, बट एक चीज़ याद रखना, पेडागोजिकल एनालिसिस में उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आप जितना लिख सकते हो, बट आपको आंसर्स इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल के जैसे बच्चों को समझाने के लिए आप लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट में, बट बाकी सब में सिर्फ क्वेश्चंस लिखना है, कौन सा मेथड्स यूज़ हुए, कौन से एड्स हमने यूज़ किया, इंस्ट्रक्शनल एड्स और TLM, इतना ही लिखना है, बस एंड हो जाएगा लेसन प्लान में। बट आपको सारे टॉपिक्स को, पूरे टॉपिक्स को कंटेंट के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेसन प्लान का भी फॉर्मेट दी हूँ, सैम्पल दिखाई हूँ, पेडागोजिकल एनालिसिस, जो आपको बेटर लग रहा हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उसको आप अटेंड करना, ठीक है। एंड ये 2 ही क्वेश्चन है जो मार्क फेचिंग है। एंड सबसे फर्स्ट यूनिट में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया मीन्स सब अटेंड करोगे, एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मैंने चार्ट दे दिया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी समझना है तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का आपका 3 ही पार्ट है, 3 डोमेन है उसका। आपका पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, जो कि नॉलेज बेस्ड होता है, टू नो, किसी चीज़ को जानना है
तो उसका फैक्चुअल नॉलेज, उसका डिटरमिनेंट्स क्या है या फिर उसके एलिमेंट्स क्या है उसको जानना है। उसके बाद उसका एनालिसिस है, एप्लीकेशन है, सिंथेसिस है, स्किल्स है, सब पॉइंट्स हैं, उसको आप एक्सप्लेन करोगे छोटे छोटे। एंड इसको ट्राई करोगे कि आप जितना स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अगर फॉलो नहीं किए हो तो अगेन टेलीग्राम में चले जाना, वहाँ ढूंढना, वहाँ पे सर्च ऑप्शन में ओनली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मेंशन कर दो, आपको ब्लूम्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको वन टाइम देख लो या फिर वीडियो सुन लो, आप पूरा क्लियर हो जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट का पॉइंट आता है कॉग्निटिव के बाद इफेक्टिव है, दैन साइकोमोटर। साइकोमोटर सबसे छोटा हमने मेंशन किया है क्योंकि साइकोमोटर इतना ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो डूइंग में हेल्प करता है कोई भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। हम मेंशन करें इफेक्टिव, जो कि फील करना पड़ता है, फीलिंग के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सैम्पल करते हैं उस बेसिस पे। तो इतने पॉइंट्स हैं। आपको यहाँ पे कंक्लूजन नहीं देना है, आपको यहाँ पे मीनिंग डेफिनेशन नहीं देना है। एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन और बिहेवियरल टर्म्स में अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछे तो डायरेक्टली आंख बंद करके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखना स्टार्ट करना है। हो गया खत्म। अभी नेक्स्ट 2 यूनिट का बात कर लिए। 2 यूनिट में पेडागोजिकल एनालिसिस, लेसन प्लान, जो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं, जो आपको अच्छे से याद हो, जब आप भूलो ना उसको आप करके जाओगे। एंड जिसको आपने स्किप किया मीन्स उसको शॉर्टली प्रिपेयर करके जाओगे, बाय चांस के लिए, बाय एनी हाउ अगर नहीं होता है देन क्या करेंगे, हमें बैकअप प्लान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रो टीचिंग और स्किल्स। अभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लेसन प्लान के और में पेडागोजिकल एनालिसिस नहीं डाल के माइक्रो स्किल्स डाल दिया, तो माइक्रो स्किल का क्वेश्चन इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें माइक्रो स्किल्स के बारे में लिखना है, उसका साइकिल बनाना है। एंड माइक्रो स्किल जो है माइक्रो टीचिंग वही है। एंड उसके बाद एनी 2 और एनी 1 स्किल्स के बारे में डिटेल्ड वो लिखने को बोलेगा। मैंने फॉर्मेट भी दिखाया है एंड कैसे लिखना है, कौन से पैटर्न में लिखना है, क्या आप लिखोगे वो भी मेंशन किया। उतना उसके कंपोनेंट के साथ एक्सप्लेन कर तो खत्म हो गया। 2 यूनिट किया, सारे पेपर में ये कंपलसरी है, सब सेम लिखेंगे, ठीक है। पेडागोजी कभी अलग नहीं होता। बताओ अगर अलग होता आप लोग कैसे सीटेड रोटेड स्टेट में बैठोगे, सेम है, ठीक है। ये 2 यूनिट गया। जो भी पेपर है वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी पेपर है ये पोर्शन सेम रहता है। ओके, इसके बाद थर्ड यूनिट में आते हैं। थर्ड यूनिट में हम मेंशन करते हैं कौन सा चीज़, मैथड्स आता है किस एंड कुछ पेडागोजीज में करिकुलम कंस्ट्रक्शन है, अप्रोचेस है। अप्रोचेस एंड करिकुलम कंस्ट्रक्शन पूरा मैंने दिया है, आप लोग एक बार पढ़ लो। अप्रोचेस अगर समझ नहीं आए मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, 5-10 मिनट में हो जाएगा। एंड उसको लेंथी मत करना, 1 पेज में अप्रोचेस को ख़त्म करना। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, टाइप्स ऑफ करिकुलम लिखो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखो, एंड जो उसके 12 स्टेप्स हैं या फेजेस हैं उसको मेंशन करो, पूरा क्लियरली मेंशन करो। चार्ट वाइज मेंशन कर सकते हो, शॉर्टकट वे में स्कीमेटिक लिख सकते हो। डिटेल्ड होना चाहिए, डायग्रामेटिक होना चाहिए, क्लियर व्यू आना चाहिए कि आप पूरा जानते हो करिकुलम के बारे में। इतना करोगे वो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग्वेज। उसके और में आ सकता है मेथड्स, जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं या फिर मेथड्स अभी हम बोल रहे थे उस मेथड्स को पढ़ना है। मैंने सारे मेथड्स दिए हैं, एनी 2-3 ऐसे दे सकता है, जैसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव, ड्रामेटाइजेशन मेथड, सर्वे मेथड, सोर्स मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अच्छा बच्चे और भी है एक चीज़, आपके बुक में फिजिक्स मैथमेटिक्स में आई थिंक मेयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। अरे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है उसको पहले डिस्कवर किया था मेयर्स ने, रिसर्चर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो इसलिए मेयर बोला गया। अदरवाइज पॉइंट सेम ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मैंने जो नोट्स दिया वो सेम है एग्जैक्टली, आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कुछ बुक्स में ना क्या अलग है एक आध चीज़ मैं बताऊँगी। अभी ये दोनों कर लिए, इसके बाद लास्ट यूनिट में आता है CC, कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आई थिंक सोशल स्टडीज़ में नहीं है या फिर संस्कृत में नहीं होगा, बट इवैल्यूएशन तो है, मूल्यांकन तो है। सो मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो टाइप्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ो, वो CCA में भी काम आएगा, उसमें भी काम आएगा। तो CC इवैल्यूएशन
एट ए टाइम आप पढ़ के याद रख सकते हो। अब उतना याद रखो बिकॉज सीसी इंग्लिश में आया था, कॉमर्स में भी आया था, कंप्यूटर साइंस में भी आया था, मैथ्स में भी आया था, तो आप लोग उसको पढ़ते रहो। इसके बाद का पॉइंट आता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं और क्या है, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट है। अभी के टाइम पे अचीवमेंट टेस्ट के साथ और एक चीज़ फॉलो किया जाता है, दैट इज़ अ ब्लू प्रिंट। अभी ब्लू प्रिंट कोई नहीं बोलता कि एक साथ लिखो, मैं बोल रही हूँ एक फॉर्मेट बना के लिख देना, ऐड कर देना। क्या होगा इसमें, मार्क फेचिंग होगा, क्योंकि ब्लू प्रिंट इज ए पार्ट ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट का लेना है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं, इतना इनफ है। हाँ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक चार्ट प्रिपरेशन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतना करने से आपका पूरा पेडागोजी का ऑलमोस्ट हमने सारी यूनिट से कवर किया है, 90% कोर्स कंप्लीट हुआ है। अगर नोट्स आपको ढूंढने हैं तो टॉपिक वाइज ढूंढो, सारे नोट्स टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप में जो हो क्लास के बच्चे उनको भी मिल जाएंगे। प्लस आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो वीडियोस आपका सीरीज है, पूरा सीरीज बोल सकते हो, या फिर टॉपिक को अगर नहीं मिल रहा है तो आप जाना, सर्च ऑप्शन होगा, सर्च ऑप्शन में एक एक टॉपिक माना अचीवमेंट टेस्ट, चले जाओ वहाँ पे अचीवमेंट के साथ ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ आपको प्लेलिस्ट दे दूँ ये सारे टॉपिक का, टॉपिक वाइज ढूंढो, ऐसा मत ढूंढो कि पेडागोजीज, इकोनॉमिक्स पेडागोजी और हिस्ट्री पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ऐसे ढूंढने से कोई भी नोट्स नहीं मिलेंगे। कोई भी एक टीचर इतना सारा नहीं पढ़ा सकता, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ाएगा जो ऑल पेडागोजीज के लिए होता है। हो गया। अभी और एक पॉइंट आता है, जैसे कि सारे बच्चों के बुक में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बाद RCEM ऐसे कुछ मेंशन होगा, अप्रोचेस, वो नहीं ज़रूरत है, मत करना, आने से भी स्किप करना, वो भूल जाओगे, उसको नहीं करना है। ठीक है, ब्लूम्स आया तो करोगे, नहीं तो एम्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल, इसको लेके कर लोगे। हो गया। साइंस का जिनका भी सब्जेक्ट है, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस, या फिर मैथमेटिकल जो पोर्शंस है, इसमें आप नेचुरल साइंस लिख सकते हो, बिकॉज नेचुरल साइंस से ही सारे साइंसेस का डेवलपमेंट हुआ है। अभी जो बच्चे बोलेंगे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, म्यूजिक, ये सब, तो एक बात बता दूं, वैल्यूज ऑफ एजुकेशन और वैल्यूज ऑफ साइंस एजुकेशन, वैल्यूज़ ऑफ हिस्ट्री एजुकेशन, ये सारे वैल्यूज सेम होते हैं, एंड इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी सेम होते हैं। तो आप उस पॉइंट को वन टाइम देख लो, समझ लो, अपने पॉइंट से लिख देना। इंटेलेक्चुअल वैल्यू, सोशल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, मोरल वैल्यू, ये सारे पॉइंट्स हैं। सो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है ड्यू टू सम माई हेल्थ इशू, तो ये मैं आज रात को अपलोड कर दूंगी, आप लोग पढ़ सकते हो। एंड बाकी जो डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स में एक्चुअल डाउट्स नहीं होते हैं, डाउट्स इसमें होते हैं जब हम लोग क्लियरली पढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग एक एक वीडियो को 2-3 टाइम्स करके सुन लो, फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो, सुनने से आप बहुत ज़्यादा रिसीव करोगे। हाँ, और एक आध क्वेश्चन जो मेंशन नहीं हुआ था, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और एक है आपका जहाँ पे TLM हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर इंस्ट्रक्शनल एड्स है पेडागोजीज में, कुछ कुछ बुक्स में मेंशन है, तो इंस्ट्रक्शनल एड्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल सेम होता है। वहाँ पे आपको देखने नहीं जा रहा है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंदर क्या क्या लिखना है, जैसे कि इंग्लिश में ये मेंशन है, साइंस में है, फिजिकल साइंस में है, तो वहाँ पे बता दूँ स्मार्ट बोर्ड, क्लासरूम, जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट और फिल्म स्ट्रिप और जस्ट लाइक स्पेसिमेंट्स, ये सारे सेम पॉइंट्स हैं। तो इंस्ट्रक्शनल मीडियाज़ का जो नोट्स हैं उसको पढ़ लो, इंस्ट्रक्शनल मीडिया का वीडियो भी है, उसको वन टाइम देख लो, समझ लोगे। CCA को करिकुलर एक्टिविटीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और क्या रहा, और क्या रहा, दैट्स इनफ, इतना इनफ है मेरे अकॉर्डिंग, इतना इनफ है। एंड इतना करने से भी एक पर्सन आराम से सारे पेपर को, अगर इतना मैं जो बोलूँ फॉलो करके जाए, वो मतलब मेरे बाद से तो ऑनलाइन हुआ था, इसलिए परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अगर इतना करके जाओगे 75-78% हाइस्ट जाता, उतना में तो आप लोग का आ जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड जितना से जितना हो सके बच्चे प्रिपेयर करो, वर्क हार्ड, जितना हार्ड लेवल करोगे उतना ही आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। एंड एग्ज़ाम से बिफोर आपको और एक वीडियो मिलेगा कि वहाँ पे क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, मैं आपको वो उस रिगार्डिंग भी बता दूँगी। बाकी प्रिपरेशन बहुत हार्ड चाहिए, रिलैक्स माइंड पे प्रिपेयर करो, माइंड को इधर उधर मत घुमाओ, जितना घुमाओगे दौड़ाओगे पढ़ाई नहीं होगा, रिलैक्स रहो एंड पढ़ाई करो। अब मोबाइल से थोड़ा दूर रहो, मोबाइल से ओनली नोट्स के लिए या प्रिपरेशन के लिए यूज़ करो, बाकी सबसे दूर रहो। बाकी जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना या डीएम कर देना, मैं देख लूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।